हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आइए अगले वीडियो में इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अधिशोषण के प्रकार के बारे में। तो अधिशोषण के कितने प्रकार हैं इसके समझने की कोशिश करते हैं। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। ठोस के ऊपर गैस के अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं भौतिक अधिशोषण और एक को कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो ठोसों पर गैसों के अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं? ठोसों पर गैसों के अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को रसोवशोषण भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण को रसोवशोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें ध्यान से, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो पहले भौतिक अधिशोषण के बारे में समझते हैं। यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचयन दुर्बल वांडर वाल्स बलों के कारण होता है तो अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी ठोस के सतह पर अगर गैस का संचयन, गैस का इकट्ठा होना किसके कारण हो? दुर्बल वांडर वाल्स बलों के कारण हो। दुर्बल वांडर वाल्स बलों के कारण हो तो ऐसे अधिशोषण को क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण ऐसा अधिशोषण होता है जिसमें ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचयन दुर्बल वांडर वालों के बलों के कारण होता है। ठीक है, जब गैसों के अणु या परमाणु ठोस पृष्ठ पर रासायनिक बंध से जुड़ते हैं, जब गैस के अणु या परमाणु ठोस पृष्ठ पर रासायनिक बंध से जुड़ते हैं तो अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है, या फिर इसको रसोवशोषण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ठोस पर गैसों का अधिशोषण कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जब जो है ठोस की सतह पर गैस जो है दुर्बल वांडर वाल बलों के कारण संचयन होगा तब उसको भौतिक अधिशोषण कहेंगे। और जब गैस के अणु या परमाणु का ठोस के पृष्ठ पर रासायनिक बंध के कारण अगर वह जुड़ते हैं, उनका अधिशोषण होता है, तब इसको रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रासायनिक बंध प्रकृति में सहसंयोजक या आयनिक हो सकते हैं। जब रासायनिक अधिशोषण होगा तो जो बंध बनेगा वह बंध कैसा होगा? वह सहसंयोजक या फिर आयनिक हो सकता है। रसोवशोषण में उच्च सक्रिय ऊर्जा सम्मिलित होती है। जो रासायनिक अधिशोषण हो रहा है उसमें उच्च सक्रिय ऊर्जा सम्मिलित हो रही है, अतः इसे सामान्यतया सक्रियत अधिशोषण संदर्भित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अधिशोषण में उच्च सक्रिय ऊर्जा शामिल हो रही है। रासायनिक अधिशोषण में अर्थात रसोवशोषण में उच्च सक्रिय ऊर्जा सम्मिलित हो रही है, अतः इसे हम सामान्यतः सक्रियत अधिशोषण भी कहते हैं। सक्रियत अधिशोषण भी संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी ये दोनों प्रक्रम साथ साथ होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों प्रोसेस जो होते हैं वह साथ साथ होते हैं। यूं अधिशोषण का प्रकार निश्चित करना आसान नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी भौतिक और रासायनिक दोनों साथ साथ होंगे तो कौन सा अधिशोषण हो रहा है इसको कंफर्म करना आसान नहीं होता है। ठीक है, निम्न ताप पर होने वाला भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर रसोवशोषण में बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम है तो भौतिक अधिशोषण हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर वह रासायनिक अधिशोषण में बदल जाता है। निम्न ताप पर होने वाला भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण रसोवशोषण में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखें। उदाहरण के लिए डाईहाइड्रोजन H2 डाईहाइड्रोजन पहले निकल की सतह पर, डाईहाइड्रोजन क्या है? गैस है। निकल क्या है? ठोस है। डाईहाइड्रोजन पहले निकल के सतह पर वांडर वाल बलों द्वारा अधिशोषित होता है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि ठोस पर गैस का अधिशोषण हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है? वान डेर वाल बलों के कारण हो रहा है, अर्थात यह भौतिक अधिशोषण हो रहा है। डाई हाइड्रोजन पहले निकल की सतह पर वान डेर वाल बलों द्वारा अधिशोषित होता है, अर्थात भौतिक अधिशोषण होता है। तत्पश्चात हाइड्रोजन के अणु परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं। हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं H2 वह HH में वियोजित हो जाते हैं। हाइड्रोजन के अणु परमाणुओं में वियोजित होते हैं, जो कि रासायनिक अधिशोषण द्वारा, रसोवशोषण द्वारा निकिल की सतह पर बंधे रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है डाई हाइड्रोजन जो है वह निकिल की सतह पर वान डेर वाल बलों द्वारा अधिशोषित हो रहा है, अर्थात भौतिक अधिशोषण हो रहा है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन के अणु जो है वह परमाणुओं में टूट जा रहे हैं और वह रासायनिक बंध बना ले रहे हैं, अर्थात वह उनका रसोवशोषण हो रहा है, अर्थात रासायनिक अधिशोषण हो रहा है निकिल की सतह पर। ठीक है, तो निकिल की सतह पर जो है वह हाइड्रोजन परमाणु जो हैं अब रासायनिक अधिशोषण कर रहे हैं और उसके साथ जुड़े रह रहे हैं। दोनों प्रकार के अधिशोषणों के कुछ प्रमुख अभिलक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब जो है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अब आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि निकिल की सतह पर डाई हाइड्रोजन का पहले भौतिक अधिशोषण हो रहा था, उसके बाद फिर जो है डाई हाइड्रोजन जो है परमाणु में टूट जा रहा था और फिर उसकी सतह पर रासायनिक अधिशोषण हो रहा था। ठीक है, अब दोनों प्रकार के अधिशोषण के क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण। भौतिक अधिशोषण के क्या क्या लक्षण हैं? तो भौतिक अधिशोषण के पहला लक्षण है विशिष्टता की कमी। विशिष्टता की कमी, एक अधिशोषक की दी गई सतह किसी विशिष्ट गैस के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दर्शाती है, क्योंकि वान डेर वाल बल व्याप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें विशिष्टता की कमी है। एक कोई सतह है वह किसी स्पेशल गैस के लिए नहीं बना है, उस सतह पर कोई भी गैस जो है आके, ठीक है, अधिशोषित हो सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वान डेर वाल बल व्याप्त है वहां पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें विशिष्टता की कमी है। ठीक है, पहला यह अभिलक्षण है कि भौतिक अधिशोषण में विशिष्टता की कमी होती है। एक अधिशोषक की दी गई सतह किसी विशिष्ट गैस के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दर्शाती है कि अधिशोषक का कोई सतह है, उस पर कोई स्पेशल टाइप का गैस ही अधिशोषित हो सकता है, दूसरा गैस अधिशोषित नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। उस अधिशोषक की सतह पर कोई भी गैस अधिशोषित हो सकता है, कोई प्रायोरिटी उसकी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वान डेर वाल बल व्याप्त होते हैं, वहां पर वान डेर वाल बल व्याप्त है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति, किसी ठोस द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी ठोस द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण कितना होगा यह निर्भर करता है गैस की प्रकृति पर। सामान्यतया सरलतापूर्वक द्रवणीय गैसें, सामान्यतया सरलतापूर्वक द्रवणीय गैसें यानी उच्च क्रांतिक तापों वाली, जिनका क्रांतिक ताप क्या हो? उच्च हो, आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ठोस की सतह पर जो द्रवणीय गैसें हैं, अर्थात जिनका उच्च क्रांतिक ताप है, वह आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल बल क्रांतिक तापों के निकट अधिक प्रबल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वान डेर वाल बल जो होता है वह क्रांतिक ताप के निकट अधिक प्रबल होता है, इसीलिए जो द्रवणीय गैसें हैं वह आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए 1 ग्राम सक्रिय चारकोल, 1 ग्राम सक्रिय चारकोल मेथेन, जिसका क्रांतिक ताप होता है 190 केल्विन की अपेक्षा अधिक सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका क्रांतिक ताप होता है 630 केल्विन, अधिशोषित करता है, जो कि 4.5 ml डाई हाइड्रोजन
जिसका क्रांतिक ताप है 33 केल्विन से भी अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठोस जो है वह चारकोल है। ठोस क्या है, किस रूप में है, चारकोल के रूप में है, और कितना है, 1 ग्राम है। इस पर गैस का क्या करना है, अधिशोषण करना है। 1 ग्राम सक्रिय चारकोल है जो ठोस के रूप में है, इस पर गैस का अधिशोषण होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा जिसका क्रांतिक ताप जो है अधिक होगा वह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो मेथेन का क्रांतिक ताप 190 केल्विन है और सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप 630 केल्विन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, चारकोल पर ज्यादा अधिशोषित होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है, वान डेर वाल जो है अधिक क्रांतिक ताप पर अधिक सक्रिय होता है। वान डेर वाल क्रांतिक तापों के निकट क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। तो जिसका क्रांतिक ताप अधिक होगा उस पर वान डेर वाल अधिक सक्रिय होगा। ठीक है, और वह जो है ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप जो है 630 केल्विन है, तो यह ज्यादा अधिशोषित होगा किसकी तुलना में, मेथेन की तुलना में, क्योंकि मेथेन का क्रांतिक ताप केवल 190 केल्विन है। ठीक है, अब देखें 4.5 ml डाई हाइड्रोजन। ठीक है, 4.5 ml डाई हाइड्रोजन जिसका क्रांतिक ताप है 33 केल्विन से भी अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 1 ग्राम सक्रिय चारकोल मेथेन की अपेक्षा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसका क्रांतिक ताप 630 केल्विन अधिशोषित करता है, जो कि 4.5 ml डाई हाइड्रोजन से भी अधिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पहला पढ़ा विशिष्टता की कमी, दूसरा पढ़ा अधिशोष्य की प्रकृति। अब तीसरा देखते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति। गैस का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतया उत्क्रमणीय होता है। गैस का ठोस के ऊपर अधिशोषण कैसा होता है, सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। अतः ठोस प्लस गैस, ठोस की सतह पर गैस का क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। उत्क्रमणीय गैस आब्लिक ठोस प्लस ऊर्जा, ठीक है, यह उत्क्रमणीय है। एक बार ठोस की सतह पर गैस जो है अधिशोषण हो गया, फिर जो है यह अलग भी हो सकता है। गैस और ठोस जो है दोनों अलग भी हो सकते हैं और ऊर्जा रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो यह प्रोसेस कैसा है, उत्क्रमणीय है। दाब बढ़ाने पर अधिक गैस अधिशोषित होते हैं। अगर आप दाब को बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, तो गैसों का अधिशोषण होना बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे गैस का आयतन कम होता है। दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होगा, कम होगा, तो गैस जो है ठोस की सतह पे ज्यादा अधिशोषित होने लगेंगे। ठीक है, लैस-अतेलिये सिद्धांत। और दाब घटाकर गैस को निकाला जा सकता है। अगर आप दाब कम कर देंगे तो ठोस की सतह से गैस निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण किया जा सकता है। ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण किस प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। दाब बढ़ाकर आप ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है। और दाब को घटाकर आप गैस के अधिशोषण को ठोस की सतह से कम कर सकते हैं। गैस का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। अतः ठोस धन गैस उत्क्रमणीय, गैस आब्लिक ठोस प्लस ऊर्जा। दाब बढ़ाने पर अधिक गैस अधिशोषित होती है, क्योंकि इससे गैस का आयतन कम होता है और दाब घटाकर गैस को निकाला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अधिशोषण प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होने के कारण, अधिशोषण प्रक्रम कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, उसमें ऊष्मा निकलता है। अधिशोषण प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होने के कारण भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर सहजता से होता है। ठीक है, अधिशोषण प्रक्रम जो है ऊष्माक्षेपी होता है, इसमें ऊष्मा निकलती है। अतः भौतिक अधिशोषण जो है वह कम ताप पर आसानी से होता है। भौतिक अधिशोषण जो है वह निम्न ताप पर आसानी से होता है, सहजता से होता है, और ताप बढ़ाने पर घटता है। भौतिक अधिशोषण जो है वह निम्न ताप पर आसानी से होता है और ताप बढ़ाने पर यह घटता है।
किस बेस पे? लासैटेलिय सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो आप देखें कि अधिशोषण प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होने के कारण भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर आसानी से होता है, सहजता से होता है और ताप बढ़ाने पर घटता है, लासैटेलिय सिद्धांत के अनुसार। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं भौतिक अधिशोषण के विलक्षण, जिसमें आपने पहला पढ़ा विशिष्टता की कमी, अधिशोष्य की प्रकृति, उत्क्रमणीय प्रकृति। अब देखते हैं चौथा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषण का परिमाण अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि अधिशोषण का परिमाप जो है, अधिशोषण कितना ज़्यादा होगा, यह अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो अगर आप चारकोल जो है टुकड़े में लेंगे तो उस पर अधिशोषण कम होगा, लेकिन अगर उसी चारकोल को आप पाउडर के रूप में लेंगे तो पाउडर के रूप में लेने के कारण जो है चारकोल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो अधिशोषण का परिमाण अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अतः महीन चूड़ित धातुएं और संरंध्र पदार्थ जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है अच्छे अधिशोषक होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो अधिशोषक कैसा होना चाहिए? अधिशोषक जो है महीन चूड़ित धातुएं और संरंध्र पदार्थ होना चाहिए। महीन चूड़ित धातुएं और संरंध्र पदार्थ होना चाहिए, जिससे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और वह अच्छे अधिशोषक होंगे, अच्छे अधिशोषक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण के एंथैल्पी के बारे में। अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होती है? निसंदेह भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। भौतिक अधिशोषण कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें ऊष्मा निकलता है, परंतु अधिशोषण की एंथैल्पी अत्यधिक कम होती है। अधिशोषण की एंथैल्पी डेल्टा एच क्या होती है? बहुत कम होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण जो है वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु अधिशोषण की एंथैल्पी डेल्टा एच का मान क्या होता है? अत्यधिक कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय अणुओं एवं ठोस सतह के मध्य आकर्षण केवल दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण होता है। तो डेल्टा एच का मान, एंथैल्पी का इतना कम मान आना, क्यों ऐसा कम मान आ रहा है? इतना कम मान डेल्टा एच का मान इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो गैसीय अणुओं का ठोस की सतह पर आकर्षण हो रहा है वह दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण हो रहा है। तो दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण होने के कारण ही डेल्टा एच का मान इतना कम आ रहा है। ठीक है, तो अधिशोषण की एंथैल्पी निसंदेह भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु अधिशोषण की एंथैल्पी अत्यधिक कम होती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसलिए होता है ऐसा क्योंकि गैसीय अणुओं या ठोस सतह के मध्य आकर्षण केवल दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण होता है। तो दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण, ठीक है, दुर्बल वान डेर वाल बल होने के कारण जो है डेल्टा एच का मान कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण के बारे में, जिसमें आपको 5 अभिलक्षण बताए गए। विशिष्टता की कमी, अधिशोष्य की प्रकृति, उत्क्रमणीय प्रकृति, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और लास्ट में अधिशोषण की एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण के बारे में। रासायनिक अधिशोषण के क्या अभिलक्षण हैं? रसों शोषण के अभिलक्षण। रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण देखें स्टूडेंट्स ध्यान से। तो रासायनिक अधिशोषण का जो पहला अभिलक्षण है वह है उच्च विशिष्टता। उच्च विशिष्टता, उच्च विशिष्टता ध्यान दें। आप पढ़ रहे हैं अधिशोषण के अभिलक्षण
जिसमें आपको पहला पढ़ाया गया भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण, दूसरा आपको बताया जा रहा है रासायनिक अधिशोषण के क्या अभिलक्षण हैं। तो रासायनिक अधिशोषण के पहला अभिलक्षण है उच्च विशिष्टता। ध्यान से समझे, उच्च विशिष्टता क्या होती है। रासायनिक अधिशोषण अर्थात रसोवशोषण अति विशिष्ट होता है। रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, अति विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण आपने देखा कोई विशिष्ट नहीं है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण क्या है, अति विशिष्ट होता है। यह केवल तभी होता है जब अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनने की कोई संभावना हो। तो रासायनिक अधिशोषण कब होगा, रासायनिक अधिशोषण जो है पहले तो अति विशिष्ट है, और यह तभी होगा जब अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनने की कोई संभावना हो। जब रासायनिक बंध बनने की संभावना होगी तभी रसोवशोषण होगा, तभी रासायनिक अधिशोषण होगा। अगर रासायनिक बंध बनने की कोई संभावना नहीं होगी तो उसमें रसोवशोषण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा है कि इसमें क्या है, उच्च विशिष्टता है। रसोवशोषण अति विशिष्ट होता है, यह केवल तभी होता है जब अधिशोषण एवं अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनने की कोई संभावना हो। उदाहरण देखें, ऑक्सीजन धातुओं पर ऑक्साइड बनने के कारण अधिशोषित होती हैं। ऑक्सीजन धातुओं पर ऑक्साइड बनने के कारण अधिशोषित होती हैं। एवं हाइड्रोजन का संक्रमण धातुओं द्वारा अवशोषण हाइड्राइड बनने के कारण होता है। हाइड्रोजन का संक्रमण धातुओं द्वारा अवशोषण हाइड्राइड बनने के कारण होता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वह धातुओं के ऊपर अधिशोषित होता है। क्यों होता है, क्योंकि धातुओं के ऊपर जब ऑक्सीजन अधिशोषित होता है तो ऑक्साइड बन जाता है, अर्थात उनमें बंध बन जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का धातुओं पर अधिशोषण होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन का धातुओं के ऊपर अवशोषण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वह धातुओं पर जुड़कर हाइड्राइड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनने के कारण अधिशोषण होता है और हाइड्रोजन का हाइड्राइड बनने के कारण अवशोषण होता है। ठीक है, अर्थात दोनों में बंध बनने के कारण होता है। अगर उनके बीच में, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में अगर बंध नहीं बनेगा, रासायनिक बंध बनने की संभावना नहीं होगी, तो उनमें अधिशोषण नहीं होगा। तो यहाँ पर बंध बन रहा है, ऑक्सीजन जो है वह धातुओं से जुड़कर ऑक्साइड में बदल जा रहा है और हाइड्रोजन जो है वह जुड़कर हाइड्राइड में बदल जा रहा है, इसलिए वहाँ पर हो रहा है ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं रासायनिक अधिशोषण के बारे में, जिसे रसोवशोषण भी कहते हैं, उनके लक्षणों के बारे में। तो पहला आपने देखा उच्च विशिष्टता। रसोवशोषण अति विशिष्ट होता है, यह केवल तभी होता है जब अधिशोषण, अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनने की कोई संभावना हो। जैसे ऑक्सीजन धातुओं पर ऑक्साइड बनने के कारण अधिशोषित होती हैं, एवं हाइड्रोजन का संक्रमण धातुओं द्वारा अवशोषण हाइड्राइड बनने के कारण होता है। अब दूसरा लक्षण देखें, अनुत्क्रमणीयता। भौतिक में आपने देखा था, भौतिक अधिशोषण में उत्क्रमणीयता प्रकृति होती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या है, अनुत्क्रमणीयता प्रकृति है। अनुत्क्रमणीयता रसोवशोषण में, रासायनिक अधिशोषण में यौगिक बनने के कारण इनकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। रासायनिक अधिशोषण में यौगिक बनने के कारण प्रकृति कैसी हो जाती है, अनुत्क्रमणीय होती है। रासायनिक अधिशोषण अर्थात रसोवशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु उच्च सक्रिय ऊर्जा के कारण निम्न ताप पर यह बहुत धीमा होता है। रासायनिक अधिशोषण जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, लेकिन उच्च सक्रिय ऊर्जा के कारण निम्न ताप पर यह बहुत स्लो होता है, बहुत धीमा होता है। अधिकांश रासायनिक परिवर्तनों के समान अधिशोषण ताप बढ़ने पर प्रायः बढ़ता है। अधिकांश रासायनिक परिवर्तनों के समान अधिशोषण ताप बढ़ने पर प्रायः बढ़ता है।
तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अधिशोषण जो है वह ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, अधिकांश रासायनिक परिवर्तनों के समान रासायनिक अधिशोषण भी ताप बढ़ने पर बढ़ता है। निम्न ताप पर गैसों का भौतिक अधिशोषण उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण में बदल जाता है। निम्न ताप पर जो गैस का भौतिक अधिशोषण हो रहा था, वहीं पर अगर उच्च ताप कर दिया जाए तो वह भौतिक अधिशोषण किसमें बदल जाएगा? रासायनिक अधिशोषण में चेंज हो जाएगा, रसोशोषण में बदल जाता है। साधारणतया उच्च दाब पर भी रसोशोषण के लिए सहायक होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साधारणतया उच्च दाब भी रासायनिक अधिशोषण के लिए सहायक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण में दूसरा अनुत्क्रमणीयता। इसमें आपने देखा कि रसोशोषण में भौतिक यौगिक बनने के कारण इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। रसोशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु उच्च सक्रिय ऊर्जा के कारण निम्न ताप पर यह बहुत धीमा होता है। अधिकांश रासायनिक परिवर्तनों के समान अधिशोषण ताप बढ़ाने पर प्रायः बढ़ता है। निम्न ताप पर गैस का भौतिक अधिशोषण उच्च ताप पर रसोशोषण बदल जाता है। साधारणतया उच्च दाब भी रसोशोषण के लिए सहायक होती है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भौतिक अधिशोषण के समान रासायनिक अधिशोषण भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जिस तरह से भौतिक अधिशोषण में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है, उसी तरह रासायनिक अधिशोषण में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है। तो भौतिक अधिशोषण के समान रसोशोषण भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। चौथा देखते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण की एंथैल्पी, रासायनिक अधिशोषण अर्थात रसोशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है। भौतिक अधिशोषण में आपने देखा कि वहां पर एंथैल्पी क्या होती है? अत्यधिक कम होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी क्या है? उच्च होती है, अधिक होती है। रासायनिक अधिशोषण अर्थात रसोशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। क्यों? क्योंकि इनमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है। इनमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है, इसीलिए रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि रासायनिक अधिशोषण अर्थात रसोशोषण के क्या लक्षण हैं। तो पहला आपने देखा उच्च विशिष्टता, अनुत्क्रमणीयता, पृष्ठीय क्षेत्रफल और लास्ट में अधिशोषण की एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको अधिशोषण के प्रकार के बारे में समझाया गया कि अधिशोषण के दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। फिर आपको बताया गया भौतिक अधिशोषण के क्या लक्षण हैं और रासायनिक अधिशोषण के क्या लक्षण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।